आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसे एक क्रूर बादशाह की कहानी जिसने सिरों को काट कर उनका मीनार बना दिया। तैमूर लंग की कहानी। तैमूर लंग के सैनिकों ने जब दिल्ली में खड़ी कर दी कटे सिरों की मीनार। जब दिल्ली पर कूच करने के लिए तैमूर लंग के 90,000 सैनिक समरकंद में जमा हुए तो पूरे शहर में उनकी एक जगह जमा होने से धूल ही धूल फैल गई। दिल्ली समरकंद के दक्षिण पूर्व में था, वहाँ से करीब 1,000 मील दूर। दिल्ली तक पहुँचने का रास्ता शायद दुनिया का सबसे कठिन रास्ता था, जो हिंदू कुश की पहाड़ियों के ऊपर से होकर गुजरता था, जिसके आसपास वो लोग रहते थे जिनको सिकंदर महान भी झुका पाने में कामयाब नहीं हुए थे। बीच में अनेक नदियाँ, पथरीले रास्ते और रेगिस्तान थे, जो दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता और कठिन बना देते थे। यदि इनसे पार हो भी लिया जाए तो तैमूर की सेना का सामना भीमकाय हाथियों से होना था, जिन्हें तैमूर और उसकी सेना ने पहले कभी नहीं देखे थे। उनके बारे में उसने कहानियां ज़रूर सुन रखी थीं। उनकी सूंडों में इतनी ताकत थी कि वो लपेट कर किसी भी सैनिक को नीचे फेंक कर अपने पैरों से कुचल दिया करते थे। ऐसा तैमूर ने सुन रखा था। उस समय दिल्ली की हालत भी ठीक नहीं थी। वर्ष 1338 में फिरोज शाह तुगलक की मौत के बाद पूरा भारत बंगाल, कश्मीर और दक्कन जैसे इलाकों में बढ़ चुका था। मशहूर इतिहासकार सर जॉर्ज डनबर अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं, फिरोज की मौत के 10 सालों के अंदर एक के बाद एक दिल्ली में 5 बादशाहों, उनके पोतों और उनके बेटों ने राज किया था। दिल्ली की अंदरूनी हालत ये थी कि वो एक तरह से किसी भी बाहरी आक्रमण को हमला करने के लिए न्योता दे रही थी। दिल्ली पहुंचने से पहले रास्ते में तैमूर ने करीब 1 लाख हिंदू लोगों को बंदी बना लिया। दिल्ली के पास पहुंचकर लोनी में तैमूर ने अपना शिविर लगाया और यमुना नदी के पास एक टीले पर खड़े होकर हालात का जायजा लिया। हालांकि तब तक आपसी लड़ाई के कारण दिल्ली की ताकत बहुत घट चुकी थी, लेकिन तब भी उसकी 4 दीवारी के अंदर 10,000 घुड़सवार, 25 से 40,000 सैनिक और 120 हाथी तैमूर की सेना का सामना करने के लिए तैयार थे। तैमूर और दिल्ली के सैनिकों की पहली झड़प तब हुई जब तैमूर के 700 सैनिकों के रास्ते पर मल्लू खां के सैनिकों ने हमला किया था। उस समय दिल्ली पर सुल्तान मोहम्मद शाह राज कर रहे थे, लेकिन वास्तविक प्रशासन मल्लू खां के नियंत्रण में था। तभी तैमूर ने साथ चल रहे 1 लाख बंदियों को मारने का आदेश दे दिया, क्योंकि तैमूर को डर था कि अगर मल्लू खां के सैनिक उन पर हमला करते हैं तो उनके साथ चल रहे 1 लाख हिंदू बंदी उनका हौसला बढ़ाएंगे और उनके समर्थन में उठ खड़े होंगे। 17 सितंबर सन 1398 को मल्लू खां और सुल्तान महमूद की सेना तैमूर की सेना से लड़ने दिल्ली गेट से बाहर निकली। उन्होंने हाथियों को बीच में रखा और उन पर हाथियों से लैस सैनिक सवार थे। तैमूर एक ऊंचे टीले पर था, जहां से वो लड़ाई का पूरा दृश्य देख रहा था। लड़ाई शुरू होने से कुछ समय पहले तैमूर ने घोड़े से उतरकर जमीन पर सजदा कर जीत की दुआ मांगी। लड़ाई शुरू होते ही तैमूर के तीरंदाजों ने मल्लू खां की सेना के दाहिने हिस्से को अपना निशाना बनाया। मल्लू खां ने इसके जवाब में बाईं तरफ के अपने सैनिकों को तैमूर के दाहिने भाग वाले सैनिकों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन तैमूर के सैनिकों ने मल्लू खां के किनारे चल रहे सैनिकों पर हमला कर उन्हें तहस नहस करना शुरू कर दिया। इतिहासकार
इतिहासकार ने अपनी किताब हबीब उस सियार में लिखा है, अचानक युद्ध स्थल में पेड़ से गिरे नारियलों की तरह भारतीय सैनिकों के सिर दिखाई देने लगे थे। दाहिने छोर से तैमूर के सिपह सालार पीर मोहम्मद ने उनका पीछा किया और दिल्ली की दीवारों के अंदर उन्हें खदेड़ कर दम लिया। उस बीच तैमूर के 15 वर्षीय पोते खलील ने एक हाथी को उस पर सवार सैनिक के साथ पकड़ लिया और अपने दादा के सामने ले आया। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैंने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थाम ली। मैंने दाएं बाएं तलवार और कुल्हाड़ी चलाता हुआ चल रहा था। मैंने 2 बार हाथियों की सूंड काट डाली और जिसकी भी सूंड काटी वो हाथी घुटने टेक कर एक करवट लेट गया। तभी शहर से निकलने वाले बड़ी बड़ी मूंछों वाले हिंदी सिपाहियों ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की। मेरे हाथ इतनी तेजी से वार कर रहे थे कि खुद मुझे अपनी ताकत और फुर्ती का ताज्जुब हो रहा था। बड़ी बड़ी मूंछों वाले सिपाही हमारे आगे ढेर होते जा रहे थे और हम धीरे धीरे शहर के दरवाजे के अंदर पहुंच रहे थे। इस बीच तैमूर फिर घोड़े पर बैठ सवार हो गया। जब वो एक खाली जगह पर पहुंचा तो उसके हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैंने हैरान होकर मशाल की रोशनी में अपना हाथ देखा। पता चला कि लगाम क्यों छूटी। उसके हाथ से फिसलने का कारण मेरा खुद का खून था, जिससे मेरा हाथ भीग गया था। मैंने अपने ऊपर नज़र डाली तो मेरे कपड़े खून में तरबतर थे। मुझे लगा कि किसी खून के तालाब में फेंक कर मुझे बाहर निकाला गया है। जब मैंने अपने शरीर को गौर से देखा तो पाया कि मेरी दोनों कलाइयाँ घायल हो चुकी थीं और मेरे दोनों पैर पर जांघ पर जगह घाव लगे थे। लेकिन तब तक तैमूर के सैनिक दिल्ली के अंदर दाखिल हो चुके थे। उसके एक दिन बाद तैमूर एक विजेता की तरह दिल्ली के अंदर घुसा। दिल्ली की दीवारों पर तंबू गाड़कर आनन फानन में तैमूर का दरबार लगाया गया। दिल्ली में तैमूर के सैनिकों ने जो नरसंहार किया, अब मैं आपको बताता हूँ। लड़ाई खत्म होने के बाद तैमूर ने उस चीज़ पर ध्यान लगाया जिसके लिए उसने दिल्ली पर हमला किया था। उसने अंदाज़ा लगाना शुरू किया कि दिल्ली का खजाना कितना बड़ा है और वो यहाँ से क्या क्या लूट कर ले जा सकता है। उसके सैनिकों ने घर घर जाकर ये बताना शुरू कर दिया कि उन्हें कितना हर्जाना देना होगा। हिंदुओं ने जब देखा कि उनकी महिलाओं की बेइज्जती की जा रही है और उनके धन को लूटा जा रहा है तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, घरों में आग लगा दी। यही नहीं, वो अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर तैमूर के सैनिकों पर टूट पड़े। इसके बाद तो दिल्ली में वो नरसंहार देखने में आया कि सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। तैमूर की पूरी सेना दिल्ली में घुस आई। थोड़ी देर में दिल्ली वासियों ने हथियार डाल दिए। जस्टिस मरोजी लिखते हैं, तैमूर के 500 सैनिक और 2 अमीरों ने मस्जिद पर हमला कर वहां शरण लिए हुए एक एक व्यक्ति को मार डाला। उन्होंने उनके कटे हुए सिरों की एक मीनार सी बना दी और उनके कटे हुए शरीर चील और कौवों के लिए खाने के लिए छोड़ दिए। लगातार 3 दिनों तक ये कत्लेआम चलता रहा।